हाँ लिखिएगा एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन, और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एलसी ऑसिलेशन, एलसी सर्किट नहीं बोलते हैं, एलसी ऑसिलेशन, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आपको ये समझ में आए। एलसी ऑसिलेशन यानी कि भाई ऐसा तो कोई सर्किट पॉसिबल ही नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। वायर है मतलब रेजिस्टेंस है, लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझ के भी आप जो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा ही। हम यहाँ पे मान रहे हैं कि नहीं है, ठीक है। नाम है एलसी ऑसिलेशन। देखिए ये कैपेसिटर है और ये एक प्योर इंडक्टर है। प्योर वर्ड यानी इसमें रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। कैपेसिटर सी, इंडक्टर एल, आर है ही नहीं। जब एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को आप एक प्योर इंडक्टर से जोड़ते हैं, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर यानी ये फुल्ली चार्ज है, आप इसको एक प्योर इंडक्टर से जोड़ते हैं, पता है एनर्जी होता है कैपेसिटर के पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में आप लोग को याद है कैपेसिटर में कितना एनर्जी होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाफ सी बी स्क्वायर नहीं बोल रहे क्योंकि यहाँ ईएमएफ अप्लाई नहीं हुआ है, तो हाफ सी बी स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस पता करके। लेकिन ऐसे एनर्जी हम क्या बोले, क्यू स्क्वायर बाई 2c, अगर मैक्सिमम चार्ज है तो मैक्सिमम चार्ज बाई 2 टाइम्स ऑफ सी। इसके पास जो एनर्जी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। जब एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को हम प्योर इंडक्टर से जोड़ते हैं तो फुल्ली चार्ज कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा और करंट सप्लाई करेगा, और वो करंट सप्लाई करेगा तो उसके चलते कौन चार्ज होना शुरू करेगा, इंडक्टर। आपको पता है ना इंडक्टर में भी एनर्जी होता है। इंडक्टर के एनर्जी का फॉर्मूला मन में बोलो सब लोग। इंडक्टर के पास जो एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला, कैपेसिटर का होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c, चाहे हाफ सी वी स्क्वायर। इंडक्टर के एनर्जी का फॉर्मूला बहुत बढ़िया, आप लोग मन में बोल लिए, हाफ एल आई स्क्वायर। अगर नहीं बोले मतलब आप रिविजन नहीं कर रहे, हाफ एल आई स्क्वायर। इंडक्टर की एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर, जहां एल क्या है इंडक्टेंस है, आई क्या है करंट। खैर इसमें जो एनर्जी जमा होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होता है, इसमें जो एनर्जी जमा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होता है। पता है आपको, दोनों प्रूफ हम लोग किए हैं। तो क्या होगा कि कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा और वो करंट सप्लाई करेगा, एनर्जी सप्लाई करेगा इसमें, किसमें, ये करंट सप्लाई होगा और इसको चार्ज कर देगा, किसको भाई, इंडक्टर को। इंडक्टर अब चार्ज हो जाएगा। अब इंडक्टर फिर से करंट सप्लाई करेगा किसको चार्ज करने के लिए, कैपेसिटर। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, लेकिन आप डायरेक्शन उलट जाएगा करंट का, फिर इंडक्टर वापस एनर्जी दे देगा किसको, या करंट किसने सप्लाई कराया है, कैपेसिटर में, फिर से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। उसके बाद कैपेसिटर क्या करेगा, फिर से इंडक्टर को चार्ज देगा, उसका इंडक्टर क्या करेगा, फिर से करंट सप्लाई करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि इसमें एनर्जी बर्बाद नहीं होता, क्योंकि हीट एनर्जी के रूप में ही एनर्जी बर्बाद हो सकता है। हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो एनर्जी बर्बाद होगा ही नहीं। एक बार एक कैपेसिटर लाइए, चार्ज करके लगा दीजिए और जीवन भर करंट पाइए, जीवन भर। कोई जरूरी नहीं है बैटरी का। कितना अच्छा मेथड है, लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही और एनर्जी बर्बाद होगा ही। लेकिन काफी लंबे समय तक आप इसमें एनर्जी ऑसिलेट करवा सकते हैं या एनर्जी गेन कर सकते हैं काफी लंबे समय तक। तो एलसी ऑसिलेशन का हाइपोथेटिकल सिचुएशन को हम समझा रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि एक बार ये चार्ज होके उसको, ये डिस्चार्ज होके उस पर करंट सप्लाई के उसको चार्ज करता है, फिर ये वापस इसको चार्ज करता है। इस तरह से एनर्जी जो है वो दो फील्ड के बीच में ऑसिलेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पहले मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में जाता है और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी में आता है। इस बीच में फाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होते रहता है। चूंकि यहाँ एनर्जी दो प्लेट्स के बीच में या दो फील्ड के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है एलसी ऑसिलेशन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया, ये हम लिखवाएंगे डेफिनेशन। लेकिन ये किस फ्रीक्वेंसी पे होता है उसको समझने के लिए यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से अगर ये सप्लाई कर रहा है तो पॉजिटिव इसका वोल्टेज नेगेटिव लिखना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 होता है। इसका वोल्टेज Q बाई सी, V इक्वल टू Q बाई सी, माइनस इसका वोल्टेज L डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया 0। Q बाई सी
माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। संडे को आप हो सकता है वो क्लास हम दें, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल आपको बताना बाकी ही है। अभी कई तरह का न्यूमेरिकल है जिसमें ग्राफ देख के पहचानना होता है, कई तरह की बातें जो आप नहीं सीखे, इसलिए भी टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा, एक आध क्लास। इसलिए हम एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्मर सीधे बता के चैप्टर खत्म करके निकल लेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू कितना, 0। तो यहां से सेंस I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आप जानते हैं ना, डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ ये फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल टू करंट। माइनस क्यों लगाया पता है आपको? माइनस साइन इसलिए क्योंकि चार्ज घट रहा है तो करंट बन रहा है, इसलिए यहाँ माइनस साइन लगाया गया। चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो करंट डेवलप हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे साइन क्या लगाया गया, माइनस। तो हम लिखेंगे क्यू बाई सी माइनस एल, डी तो ठीक है, डी टी तो ठीक है, आई की जगह पे लिखेंगे माइनस में डी क्यू बाई डी टी, उस हिसाब से इक्वल टू 0। ये बन जाएगा क्यू बाई सी प्लस में एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सजा के लिखते हैं, सबको एल से डिवाइड करो, तो यहां बनेगा डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू 0। इसको पहले लिख लिए, एल से डिवाइड किए एल कट गया, इसको एल से डिवाइड किए एल लिख दिए, 0 को एल से डिवाइड किए 0 रह गया, क्योंकि समझ में आ जाएगा। अभी नॉर्मल फॉर्म में आपको दिख रहा है हमने क्या किया, हर किसी को एल से डिवाइड किया, बाकी तो चीज वही है। अब देखो थोड़ा 11th क्लास जो हम बार बार याद करवाते हैं, 11th क्लास में आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था, याद करो वो कुर्बानी क्लास 11th में जो आपने दी थी अपने खुशियों की, जब आपको किसी बेवकूफ ने कह दिया कि साइंस ले लो और आप कूद के ले लिए थे, उसको याद करो। क्लास 11th में आपको याद होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन कैसे लिखते थे, याद आ रहा है? आप लिखते थे d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। याद आ रहा होगा शायद, जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो यही इक्वेशन होता है। एक्स यहाँ डिस्प्लेसमेंट था, किसी को याद है क्या ओमेगा कितना था, ओमेगा स्क्वायर कितना था? ओमेगा यहाँ पे था अंडर रूट के बाई एम, के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट था, याद आ रहा है ना, या फोर्स कांस्टेंट भी कहते थे इसको, याद होगा एफ इज इक्वल टू के एक्स, जो फॉर्मूला लिखते थे आप, है ना? तो ये फॉर्मूला 11th का था, अगर आप भूल गए, हमको ऑब्वियस ही बात आप भूले होंगे, इसमें कोई नया चीज है नहीं, परसों रात तो क्या खाए वही याद नहीं होती, तो भाई 11th का बात है तो भूलना ही है। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम होता है, ये ध्यान रखिएगा, जहाँ के स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इस तरह का इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन आता है ना, हम लोग कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यहाँ भी उसी फॉर्म में आ रहा था, देखो तो एक्स की जगह पे खाली क्यू है, एक्स की जगह पे खाली क्यू है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे सिंस एसएचएम का इक्वेशन होता है d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर कह दो x इज इक्वल टू 0, ओमेगा नॉट लिख दिए समझने के लिए। इक्वेशन नंबर 2, तो कंपेयर करो, कंपेयर करने पे क्या मिला, ओमेगा नॉट के जगह पे कौन मिलेगा, एक्स की जगह पे क्यू है, तो ओमेगा नॉट की जगह पे कौन है, ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह पे कौन है, ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह पे है 1 बाई एल सी, तो ओमेगा नॉट की जगह पे क्या हो जाएगा 1 बाई रूट एल सी। देखे ये फ्रीक्वेंसी आया इसके सिंपल हार्मोनिक मोशन का, आखिर ये भी तो एक एसएचएम है, तो इसके एसएचएम का भी एक फ्रीक्वेंसी होगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी आया 1 बाई रूट एल सी, और पता चला ये तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, यानी एलसी ऑसिलेशन जिस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है वो फ्रीक्वेंसी है 1 बाई रूट अंडर एलसी। तो एग्जाम में अगर आपको एलसी ऑसिलेशन लिखने आता है तो जो हम डेफिनेशन लिखवा रहे हैं वो तो लिखना ही होगा, साथ में ये वाला डायग्राम बना के प्रूफ दिखाना होगा। जैक बोर्ड आपको भी ये करना होगा, सीबीएसई आपको भी ये करना होगा। तो पहले हम लिखेंगे, उसके बाद नीचे ये कॉपी होगा, लिखिएगा एलसी ऑसिलेशन में बोलने जा रहे हैं। एलसी ऑसिलेशन व्हेन अ फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, when a fully charged capacitor is connected to a pure inductor, when a fully charged capacitor is connected to a pure inductor, when a fully charged capacitor is connected to a pure inductor, a current exists in the circuit. The current exists in the circuit at frequency 1 by root LC. The current exists in the circuit at frequency
1/√LC, या फ्रीक्वेंसी भी लिखना है तो फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू, अगर F के टर्म में लिख रहे हैं तो 2π√LC, ये रेडियन के टर्म में, हर्ट्ज के टर्म में। रिपीट कर देते हैं खुशी। When a fully charged capacitor is connected to a pure inductor, हाथ लिख डालो खुशी। When a fully charged capacitor is connected to pure inductor, comma, a current, yeah, there exists a current in the circuit at frequency F is equal to 1/2π√LC. At frequency F is equal to 1/2π/LC. यहां पर कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। पैराग्राफ चेंज। The capacitor gets discharged. The capacitor gets discharged. The capacitor gets discharged. The capacitor gets discharged. हो गया यहां तक? Sending a current in the inductor. The capacitor gets discharged, sending a current in the inductor, and अब इसमें EMF इंड्यूस होगा ना भाई, इंडक्टर जब करंट जाता है तो उसमें क्या इंड्यूस होता है? EMF। ये भी बैटरी की तरफ फिर वो करंट सप्लाई करेगा। And the induced EMF in the inductor, and the induced EMF in the inductor, and the induced EMF in the inductor, and the induced EMF in the inductor charges the capacitor again, and the induced EMF in the inductor charges the capacitor again, and the induced, आर्यन रिपीट करने बोल रहे हो क्या? The capacitor gets discharged, sending current in the inductor, and the induced EMF in the inductor charges the capacitor again. हाँ, रिपीट कर दिया आर्यन। And the induced EMF in the inductor charges the capacitor again. Thus, thus the energy, thus the energy oscillates between, electric field energy in capacitor. Thus the energy oscillates between electric field energy in the capacitor, and magnetic field energy in the inductor, This phenomenon is called LC oscillation. This phenomenon is called, हम इसका फोटो ले लेते हैं। This phenomenon is called LC oscillation. This phenomenon is called LC oscillation. ठीक है, देखिए आपको हम फोटोज भेजे हैं पहले, अभी आगे समझाने वाले हैं। यानी यहाँ पे दो तरह के एनर्जी के बीच में बंटवारा हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, देखिए 11th और 12th क्लास में ये काफी समानता है इस टॉपिक को कि अगर आप वहां पे जो न्यूमेरिकल बनाया है उसके हिसाब से यहाँ भी सारा न्यूमेरिकल बन जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल तक का। क्या समानता है वो देखते हैं हम लोग पहले थोड़ा बहुत। जैसे थोड़ा पेशेंस तो आपको रखना होगा सीखने के लिए।
क्लास 11 था आपका, ये था आपको मैकेनिकल फॉर्म, अभी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बात कर रहे हैं आप, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो ये क्लास 12 है। जैसे 11th क्लास में आप एक स्प्रिंग में पढ़ते थे कि हर स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ से जब आप खींचे हैं, ये इसका नेचुरल लेंथ था, ये इसका नेचुरल लेंथ था, मान लो ये स्प्रिंग का ये वाला इसका नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ, आप नेचुरल लेंथ से खींच के रोक के रखे हैं, तो रोक के रखे हैं तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, ये नॉट जीरो है, ये मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, लेकिन काइनेटिक एनर्जी अभी इसके पास जीरो है कि नहीं? क्योंकि आप पकड़ सबसे अधिक खींच के रखे हैं। याद है पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का होता था हाफ के एक्स स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक जीरो है। ये ठीक वही केस है जब आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है और इंडक्टर को अभी वो चार्ज भेज रहा है, इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस करवा रहा है, 4 प्लस 4 माइनस समझने के लिए बना दिए। अभी इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जीरो है, लेकिन इसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है वो मैक्सिमम है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो मैक्सिमम चार्ज होगा ये क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, जो भी होगा, है कि नहीं? अब क्या होगा आपका कि आप स्प्रिंग को रिलीज करोगे, इसको छोड़ोगे तो ये धीरे 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 कौन से पास आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको यहाँ पे, मान लो अभी पूरी तरह से आया नहीं नेचुरल लेंथ पे, अभी आ रहा है, सीधा साइड अब आ रहा है, वेलोसिटी गेन कर चुका है, यानी कि अब ये नेचुरल लेंथ के पास आ रहा है। अब इसका स्ट्रेच जो लेंथ था वो कम हो रहा है, यानी अब इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम नहीं रहा, लेकिन अभी वो जीरो नहीं हुआ है। हाँ, इसका काइनेटिक एनर्जी जो पहले जीरो था वो भी अब जीरो नहीं है। इसका मतलब यहां अगर समझाएं इसको हम, तो ये कैपेसिटर जो है, अब इसमें हम 2 प्लस और 2 माइनस क्यों दिखा रहे हैं कि चार्ज से कुछ डिस्चार्ज हुआ है, और अब ये वाला जो है बगल में, इसके पास भी अब एनर्जी आ गया, अब ये भी नॉट जीरो है और ये भी अभी भी नॉट ही जीरो है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी मैक्सिमम नहीं रहा, एनर्जी धीरे धीरे लूज कर रहा है। अब ये स्प्रिंग जैसे आपका आते आते अब आ जाएगा, ये आपके एग्जैक्ट आ जाएगा जहां पे स्प्रिंग ना खींचा हुआ ना कंप्रेसर, अभी बीचों बीच आ गया है, इधर अब जा रहा होगा, अब इसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, यानी अब इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो चुका है और सारा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि मैक्सिमम हो गया है। ये वही सिचुएशन है जब आपका ये वाला कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज है और ये पूरी तरह से अब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया है, यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पूरी तरह से जीरो और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी आपका मैक्सिमम हो चुका है, मैक्सिमम, समझ रहे हैं बात? अब उसके बाद फिर से उल्टा सिचुएशन, अब ये देखो कि आपका ये स्प्रिंग इधर दबना शुरू होगा, इधर जाना शुरू होगा, पूरा नहीं दबा है, लेकिन हाँ एक समय आएगा जब पूरा दब जाएगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा, तो फिर से काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी फिर से मैक्सिमम हो जाएगा, पूरा दब जाएगा, तो यानी दोबारा अब इसको ये चार्ज करना शुरू करेगा, तो अब फिर तो यहाँ पे नीचे 4 प्लस और ऊपर 4 माइनस, देखो पोलैरिटी बदल गया, उल्टा हो गया अब, और अब ये यू भी फिर से जीरो हो जाएगा और यू ही फिर से मैक्सिमम हो जाएगा। एक स्टेप उड़ा दिए, एक स्टेप पे मतलब और नजदीक आता, फिर पूरा दबता। तो ये कंपैरिजन है बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जिसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ध्यान देना। थोड़ा सा ये अजीब लग सकता है आपको, लेकिन एनसीईआरटी में से डिस्कस किया है, आपको जो काम करता वही है, ये समझने के लिए है ये कॉन्सेप्ट, अगर समझ गए तो आपको फायदा है, नहीं तो फिर तो कोई बात नहीं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे कि बताइए कि भाई वहां का इलेक्ट्रिकल यहाँ का मैकेनिकल में कौन सा टर्म कैसे समानता है, किसमें क्या है, किसमें क्या अंतर नहीं है। तो ये वाला जो डायग्राम हम बनाए हैं ये भी आपको बनाना होगा, उसके बाद जो हम लिखेंगे वो। श्रेया का बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, कोई बात नहीं है श्रेया, हम रिकॉर्डिंग कर ही रहे हैं, रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग में तो और अच्छे से आप लोग समझ लेते हैं, लेकिन हाँ सामने रहना रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा दिक्कत तो है, मानते हैं रिकॉर्डिंग वाला चीज उतना मजा नहीं आता है पढ़ने में। तो रिकॉर्डिंग परमानेंट सोल्यूशन है, जिंदगी में रिकॉर्डिंग नहीं देखना है, जब कोई क्लास मिस हुआ या 2-3 टॉपिक उसमें छूटा तो रिकॉर्डिंग देखना है, हमेशा के रिकॉर्डिंग से पढ़ाई नहीं होता है, तो यूट्यूब में से हो ही जाता है हम लोग का पढ़ाई, कोई जरूरत नहीं था ऐसे वीडियो बना के हम डालते, उससे पढ़ाई नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ये हम भेज दिए हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन अभी अच्छे से समझाते हैं, लास्ट 2 मिनट और उसके बाद ब्रह्मानंद कुछ बोलना चाह रहे थे,
हाँ, ये बोर्ड एग्जाम के लिए ब्रह्मानंद नहीं आएगा ऐसे डायग्राम बना के समझने के लिए, बोर्ड जितना था उतना ही आएगा। ब्रह्मानंद क्या बोले, हाँ हाँ काइनेटिक डायरेक्शन चेंज होगा ब्रह्मानंद, चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। और किन्हीं कुछ मैसेज, श्रेया का तो डिस्कनेक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं श्रेया, हम इसको रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, कभी कभी हो जाता है नेटवर्क ऐसा, अब खत्म नहीं कर रहे हैं। और तो कोई कुछ नहीं आया। देखिए लास्ट बोल रहे हैं, कंपैरिजन करने में बहुत ही बार ये सवाल आपको दिखेगा। इधर साइड अगर हम लिख रहे हैं मैकेनिकल, तो इधर लिख रहे हैं हम इलेक्ट्रिकल। इधर आपका इक्वेशन बनता था d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो इधर आपका बनेगा d2q बाई dt स्क्वायर प्लस q बाई lc कहो या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये है, यानी जो स्थान यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का था, डिस्प्लेसमेंट, सेम चीज यहाँ पे चार्ज का हो जाएगा। जो चीज यहाँ पे आपको याद होगा dx बाई dt करने पे वेलोसिटी मिलता था, जो स्थान यहाँ वेलोसिटी का था, यहाँ पे वही चीज dq बाई dt करने पे करंट I मिलेगा, यानी करंट। देख रहे हैं आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा यहाँ पे आपका ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर k बाई n था, तो यहाँ पे आपका ओमेगा जो था वो रूट अंडर, याद होगा ऐसे था, ओमेगा इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर LC था। अब यहाँ पे एक चीज और समझना होगा आपको, एक चीज और समझाए थे फिर बात करते हैं। यहां तक में कहीं कोई भी समस्या हो, कहीं कुछ भी तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं पहले, यहाँ पे आपका मैकेनिकल एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर। यहाँ पे वही टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दिख रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो होता है वो एक तो होगा क्यू स्क्वायर बाई 2c प्लस हाफ LI स्क्वायर, मतलब एक हो गया मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी और एक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, देख लो। कहीं कोई भी समस्या, कहीं कुछ भी जानना हो तो प्लीज आप बोलिएगा, तभी आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे F इज इक्वल टू आपका होता था K इंटू एक्स, यहाँ पे आपका EMF इंड्यूस्ड EMF या EMF या पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आप लिखते थे ना, EMF लिख रहे हैं आपको Q बाई में C, दिख रहा है। Q बाई में C का मतलब ये हुआ कि भाई ये Q x की जगह पे आ गया और K की जगह पे कौन आ गया, K की जगह पे आ गया 1 बाई C। फोर्स था यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाता है, यहाँ पे फोर्स था, यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पे जो K होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पे वो 1 बाई C होता है, 1 बाई कैपेसिटेंस। अच्छा, यहाँ पे जो ओमेगा था, ओमेगा रूट अंडर K बाई M, और यहाँ पे जो ओमेगा था आपका 1 बाई रूट अंडर LC, इसको सजा के आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से 1 बाई C डिवाइड बाई L, बात तो वही है। फायदा क्या हुआ, K की जगह पे था 1 बाई C, तो यहाँ पे K की जगह पे 1 बाई C सेट हो गया, तो यहाँ मास जो है आपका, इसको अच्छे से समझिएगा, तो यहाँ जो मास है यहाँ पे L है, यानी जो स्थान यहाँ पे मास का है वही स्थान यहाँ पे इंडक्टेंस का है, L का है। देख रहे हैं आप, तो इस तरह से हम कंपैरिजन कर दिए हैं। इस तरह से पूरा कंपैरिजन से सवाल ऑब्जेक्टिव भी आए कौन किसके स्थान पे, तो आप कम से कम गेस कर सकते हो, चेक कर लेना। तो इसको पढ़ना है आपको। आज का मीटिंग यहीं पे एंड करेंगे हम इसका फोटो भेज देते हैं आपको। ये कंपैरिजन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं,
बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव में कभी कुछ पूछ दिया तो पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना लिखा हुआ है, हम अपनी ओर से नहीं बोला, हम कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं अलग बात है, लेकिन बाकी सब चीजें हैं। तो ये 11 जिनको याद होगा उनको समझ में आया होगा, जिनको नहीं आया होगा उनके लिए हम एलसी ऑसिलेशन जितना लिखवाए थे थोड़े पहले डायग्राम से पहले, बस उतना ही काफी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, अगले दिन मिलते हैं बाकी अगले क्लास में। अब सीधे मंडे को क्लास है, हो सकता है हम संडे क्लास दे, हो सकता है, तो आप तैयार रहेंगे। ठीक है, अब आप जा सकते हैं, परेशान नहीं करेंगे, 1 घंटे से बेसी हम तंग भी आपको नहीं किए। ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं।